हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी जिसको मैं ग्रोथ गैप स्ट्रेटेजी बोलता हूँ, तो उसमें काफ़ी लोगों को डाउट है क्योंकि हो सकता है वो मैंने काफ़ी ब्रीफ में भी बताया हो। तो इस वीडियो में इन डेप्थ उस स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि कैसे आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में जितनी आसान है इससे स्टॉक फिल्टर आउट करना, फिर उनमें ट्रेड करना और फिर से 3 महीने बाद फिर से नए क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो फिर से सारी प्रोसेस रिपीट करना, तो किस तरीके से मैं करता हूँ और किस तरीके से आपको करनी चाहिए। ये इकलौती स्ट्रेटेजी ही आपको अच्छा खासा रिजल्ट दे सकती है, बट इस इकलौती स्ट्रेटेजी में ही बहुत सारा आपका टाइम चला जाएगा। अभी अगर हम देखें तो हर एक कंपनीज के हमारे पास, रिलायंस मैंने ओपन करी तो क्योंकि अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिंपल डेटा है मार्च 24, उसके बाद सीधा मार्च 26। बट जैसे ही अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग से एक और कॉलम ऐड हो जाएगी screener.in पर TTM करके, और उसमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स दिखेंगी हमें। तो उस केस में कैसे करना है और फिर 3 महीने बाद नए क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो फिर उनको कैसे कंपेयर करना है, उसका क्या नंबर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है एक गूगल शीट। आपको इस तरीके से एक शीट बनानी है। तो अभी तो जो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था वो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। स्ट्रेटेजी जो मेन स्ट्रेटेजी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमको ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं जिनमें आखिरी 2 साल में 15 और फिर 15% की सेल्स ग्रो हुई हो एटलीस्ट, यानी कि 2 साल में लगभग 32% की ओवरऑल सेल्स ग्रो हुई रहनी चाहिए। और ये 15% का ही नंबर क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये इस स्ट्रेटेजी के लिए आइडियल नंबर है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया की आज की डेट में जीडीपी कितनी है, लगभग 5, 6, 7, 8% के आसपास रहती है। तो जो कंपनी सिर्फ इंडिया की जीडीपी जितना ही ग्रो कर पाती है या फिर उससे 1-2% ही ज्यादा ग्रो कर पाती है, यानी कि 10% तक जो कंपनी ग्रो कर पाती है वो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी चाहिए। तो इसलिए हमने 10% का फॉर्मूला नहीं लगाया और 15 से ज्यादा का भी नहीं लगाया, 20-25, क्योंकि 20 को अगर आप फिल्टर आउट करेंगे तो आप बहुत सारी सेक्टर की जो लीडिंग कंपनीज होंगी जो जिनका बड़ा बेस है और वो 20-25% से ज्यादा नहीं ग्रो कर सकती हैं तो वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। इसलिए 15% का जो सेल्स CAGR नंबर है उसमें हमारी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज भी आ जाएंगी और इसलिए मिनिमम 15 रखा है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी तो उसमें आ जाएंगी, बट 15 से नीचे वाली हमको फिल्टर आउट करनी है, 11, 12, 13% के आसपास की भी। तो इसलिए वो 15% का नंबर है। तो अब 2 साल में ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 32% होनी चाहिए। ये तब होनी चाहिए जब हमारे अभी फाइनेंशियल ईयर के लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आए हैं और हमारे पास ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डेटा नहीं है। तो इस केस में हमें सिंपली कोई भी कंपनी ओपन करनी है, जैसे रिलायंस की हुई है, तो इस शीट में यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ट्रेलिंग 12 मंथ, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 ही हो जाएगा। तो 1055780 1055780 ये मैंने टाइप किया। इस साल की जो सेल्स है और फाइनेंशियल 2 साल पहले फाइनेंशियल 24 में कितनी थी, 899041, तो 899041। तो यहाँ पे मैंने डी कॉलम पे फॉर्मूला लगा हुआ है C2 डिवाइड बाय B2। तो ओवरऑल 2 साल में इसकी 17% की सेल्स ग्रोथ हुई है, बट हमें चाहिए कि 32% की होनी चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाया हुआ है। जैसे ही यहाँ की नंबर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस केस में रिलायंस हमारी फिल्टर आउट नहीं होगी इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि उसकी सेल्स कम स्पीड से ग्रो हो रही है। उसके बाद फिर मैंने भारतीय एयरटेल चेक करी, 3rd नंबर पे भारतीय एयरटेल चेक करी, 210973 यहाँ पे टाइप किया 210973, और फाइनेंशियल 24 में उसकी कितनी थी 149982 149982। तो यहाँ पे ग्रीन हो गया हमारा, 40% से ग्रो करी है तो इस नंबर को वो क्रॉस कर गया। तो ये हमारी अभी सेल्स बेसिस पे क्वालिफाई हो चुकी है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये एक्टिविटी डेली करूंगा, ये एक्टिविटी मुझे साल में 4 बार करनी है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। जून में क्यों? क्योंकि जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं वो लगभग सभी कंपनियों के 15 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं और 30 मई तक मैक्सिमम डेट रहती है। तो 30 मई तक सब कंपनी के रिजल्ट आ चुके होंगे, इसलिए हमें जून में ये एक्टिविटी करनी है एक बार सारी कंपनीज की। और जैसे ही अभी मैं जून में कर रहा हूँ तो भारतीय एयरटेल क्वालिफाई होगी, तो यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल का नाम लिखा। जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद हमारा कि शेयर प्राइस 2 साल पुराने
प्राइस पर होना चाहिए कम से कम, या उसके नीचे होना चाहिए। तो उसके बाद मैं भारतीय एयरटेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी भारतीय एयरटेल खुली हुई है पहले से। तो अभी 9 जुलाई 26 के आसपास की डेट है और 2 साल पहले 27 सितंबर 2024 के आसपास तक ये इस प्राइस पर था। तो अभी पूरे 2 साल नहीं हुए, सितंबर के आसपास 2 साल हो जाएंगे। और जो हमें नेक्स्ट चेक करना है सारे स्टॉक्स को फिर से, वो सितंबर में करना है, क्योंकि उस क्वार्टर फर्स्ट के सारी कंपनीज के रिजल्ट अगस्त एंड तक आ चुके होंगे, 15-20 अगस्त तक आ जाते हैं। लेकिन फिर भी सितंबर में अगर हम चेक करें तो अगली बार हमें ये एक्टिविटी सितंबर में करनी है। तो अभी भारतीय एयरटेल का मैं एक ही बारी में चेक करके रख लेता हूँ अगले क्वार्टर तक का। तो यहाँ पे मेरा प्राइस 1780 के आसपास आना चाहिए ये, तो ही स्टॉक सेकंड कंडीशन को मीट करेगा। तो यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल को सिंपली भारतीय एयरटेल का सिंबल नेम लिखा, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस इसका मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, गूगल फाइनेंस कॉन्किनेट NSE में G2 यानी कि ये। तो ऑटोमेटिकली डेली जैसे ही मेरा कुछ इस स्टॉक का प्राइस चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाया करेगा। और एंट्री प्राइस जो है ये मैंने वन टाइम यहाँ पे लिख दिया, जो मेरी कंडीशन मीट होनी चाहिए 1770 के आसपास लिख दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने फॉर्मूला लगाया कि अभी करंट प्राइस मेरी एंट्री प्राइस से कितनी दूर है, 8.42। तो इस कॉलम पे भी मैंने कंडीशन लगाई है, जैसे ही ये 0 से कम हो जाए यानी कि स्टॉक बाइंग रेंज में आ गया तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी। तो ऐसे ही वन टाइम क्वार्टरली एक्टिविटी करनी है। उसके बाद थर्ड मैंने बजाज फाइनेंस का लिखा है, सेम बजाज फाइनेंस का यहाँ डाले नंबर्स, क्वालिफाई हो गया उसके बाद वो भी 2 साल प्राइस पर नहीं है, ऊपर चल रहा है। तो फिर मैंने एंट्री प्राइस लिख दिया, तो वो भी 32% अवे है। जैसे ही अगर वो नीचे आएगा आने वाले 3 क्वार्टर तक मुझे डेली सिर्फ ये शीट चेक करनी है और मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस करनी है। और अगर आप निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स ट्रैक कर पाते हो, जो कि छोटी बात नहीं है, 500 स्टॉक्स क्वार्टरली ट्रैक करना, तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगर हम एक पूरे महीना दें इस एक्टिविटी को, सपोज करो अभी करंट क्वार्टर के जो करंट डेटा है उसको जून के मंथ में अगर हम करते तो 30 दिन में अगर 500 स्टॉक्स को चेक करते तो लगभग एक दिन में 15-17 स्टॉक्स के आसपास चेक करने हैं उनकी डेटा, और उनका एंट्री प्राइस यहाँ पे लिख देना है बस। तो 15-17 स्टॉक्स की डेटा डेली यहाँ पे लिखना और उसका वो प्राइस डाल देना। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा डेली, 1 महीने में सारे स्टॉक्स हमारे कवर हो जाएंगे। और फिर आने वाले 2-3 महीने तक उसको 2 महीने तक उसको चेक कर सकते हैं, और फिर थर्ड महीने फिर से डेटा अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, 32% सेल्स ग्रोथ तो हमारी जून क्वार्टर में होनी चाहिए, बट जैसे ही क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो डेटा होगी तो उसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2, 3, 4 की डेटा होगी और साथ में साथ क्वार्टर 1 की डेटा होगी। तो नए फाइनेंशियल ईयर की भी एक क्वार्टर की डेटा हो गई। तो उस केस में हमारी जो सेल्स ग्रोथ हम चेक करेंगे वो 32% नहीं करेंगे, 32% तो 2 साल की थी, 15-15। उसके बाद हमारा एक क्वार्टर और आ चुका है। तो अगर एक साल में फाइनेंशियली 15% से सेल्स ग्रो होती है तो CAGR बेसिस पे एक क्वार्टर में लगभग 3.6% के आसपास होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से 3.6% सेल्स बढ़ जानी चाहिए अगले क्वार्टर में। और ओवरऑल इस केस में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस डाटा तो हमने फाइनेंशियल 24 की ही लेनी है, और फिर यहाँ पे जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की डेटा होगी वो हमें यहाँ पे एंटर करनी है, और उस केस में वो 37% से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, 32 से नहीं। और सिमिलरली नेक्स्ट क्वार्टर 3 में 42 से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, और क्वार्टर 3 के बाद 47% से ओवरऑल ग्रो हो जानी चाहिए। और फिर जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल की डेटा आ गई तो फिर उस केस में हमारा फाइनेंशियल 24 की जगह चेंज होके 25 से हम चेक करेंगे, और इधर 27 की डेटा आ चुकी होगी उस टाइम तक, तो फिर से हम 32% पे आ जाएंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि क्वार्टरली हमें ये शीट बनानी है, साल में 4 बार ये शीट बनानी पड़ेगी। उसके बाद डेली सिर्फ ये शीट चेक करनी है, डेली आप सेम एक्टिविटी रिपीट नहीं कर सकते। और जैसे ही स्टॉक्स फिल्टर आउट होंगे इस स्ट्रेटेजी के बेस पे तो वो आपके यहाँ पे सारे ग्रीन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और फिर उन स्टॉक्स को आपको फिल्टर आउट करना है। सपोज करो आपके पास उसमें से 20 स्टॉक्स आ गए तो आपको सिर्फ 10 ही स्टॉक्स में आज की डेट में इन्वेस्ट करना है। तो उसके बाद फिर हमारे अलग फिल्टर्स आएंगे, जो उनमें से सारी बेस्ट कंपनीज को हमें चूज करना है जो फिल्टर आउट होंगी। तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया लगेगा, उन सारे स्टॉक्स को हम रखेंगे जो ROC 15% से जिनकी ज्यादा हो, जिनकी कम होगी उसको आउट कर देंगे। क्योंकि ROC 15% से ज्यादा का मतलब है कंपनी के पास जितना पैसा है बिजनेस करने के लिए, जो यहाँ पे इसके बैलेंस शीट में रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल में है, साथ ही साथ जो कंपनी ने बोरोइंग ली है उन सबको मिला के एटलीस्ट 15% का रिटर्न जनरेट करती है अगर कंपनी, यानी
यानी कि अपना प्रॉफिट उस पैसे पे 15% से ज्यादा कमाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो आरओसी होता है, तो वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। 15% से ज्यादा वो अगर है तो वो दिखाता है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके पास जितना पैसा है उसको वो अच्छे से कैपिटल एलोकेशन करके अच्छे से पैसा कमा रहा है और शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट कर रहा है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जब हमें कंफ्यूजन हो तो इस फिल्टर का यूज करना है, क्योंकि कई बार अच्छी कंपनी का भी आरओसी कम हो सकता है। अगर कोई कंपनी अपने ग्रोथ फेस में है तो वो हो सकता है उसने ज्यादा डेट ली और ज्यादा कैपेक्स बढ़ा लिया हो, बट कैपेक्स का खर्चा तो अभी बढ़ गया, बट वो प्लांट्स और मशीनरी जो है वो अभी यूटिलाइज में नहीं आई बिजनेस में, तो उस वजह से हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट अभी आना शुरू नहीं हुआ स्टार्ट, तो आरओसी कम लग सकता है। तो इसलिए ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कंफ्यूजन के टाइम में स्टॉक्स फिल्टर आउट करने की हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि अभी तक तो हमने सिर्फ सेल्स की बात करी कि कंपनी की जो सेल्स है वो 2 साल में 15% से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बट जब हमारे पास सारे स्टॉक्स फिल्टर आउट आके आ जाएंगे तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे। हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनकी सेल्स तो आखिरी 2 साल में ओवरऑल 32% से बढ़ी है, सेल्स तो आखिरी 2 साल में 32% से बढ़ी है, बट उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट कम से कम 32% से बढ़ा होगा या फिर उससे ज्यादा से बढ़ा होगा। अगर 32% से ज्यादा से बढ़ा है तो अच्छी बात है, यानी कि कंपनी सेल्स भी बढ़ा रही है, साथ ही साथ उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो कांस्टेंट है या बढ़ा है, जिसकी वजह से उसका नेट प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ा है। बट अगर कम हुआ है तो फिर थोड़ा डीपली जाके देखना है कि क्यों कम हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने सेल्स बढ़ाने के चक्कर में जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको सस्ता बेचने के चक्कर में सेल्स तो बढ़ा ली, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, श्रिंक हो गया। तो ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उस कंपनी को बाहर निकाल देना है, बट ये भी फिल्टरिंग की स्ट्रेटेजी है। थोड़ा डीपली जाना है कि क्यों ऐसा किया है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तो हम स्टॉक को रखेंगे, अगर नहीं है तो फिर लिस्ट से उसको बाहर कर देंगे, जिससे हमारी जो 20 में से हमें 10 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं उसकी प्रोसेस थोड़ी और ईजी हो जाए। तो नेट प्रॉफिट भी सेकंड फिल्टर रहेगा कि 15% CAGR से ज्यादा हमारा ग्रो होना चाहिए। तो इस प्रोसेस के बाद जो आपके पास स्टॉक्स बचेंगे वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, और आप जब उनमें इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इनमें से किस में इन्वेस्ट करूं किस में नहीं करूं। जो बेस्ट स्टॉक्स होंगे वो साफ साफ विजिबल होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 20, 25, 30% से ग्रो कर रहे होंगे और उनका शेयर प्राइस लैग कर रहा है। आखिरी 2-3 साल में वो नीचे भी नहीं गया ज्यादा, लेकिन ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में ऑलरेडी उस शेयर प्राइस में उसकी फ्यूचर ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो, बट आखिरी 2 साल से ग्रोथ और वैल्यूएशन गैप आ गया है, तो जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटी अभी सही हो गई है। तो ये स्ट्रेटेजी वही फिल्टर आउट करके देती है, इसलिए मैंने इसका नाम ग्रोथ गैप स्ट्रेटेजी रखा हुआ है, क्योंकि ग्रोइंग स्टॉक्स में अब गैप हो चुका है वैल्यूएशन का, और वही इस जो स्ट्रेटेजी का है कोर कंसेप्ट है। उसके अलावा काफ़ी लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि इसका जो स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग है वो कैसे करें। तो इसकी बैक टेस्टिंग तो हम सिर्फ ईयरली वाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 ही क्वार्टर की डेटा होती है। 1 साल तक तो पुरानी हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इन 4 क्वार्टर के बेस पे, बट उससे पहले हमें ईयरली ही करना पड़ेगा। तो ये बैक टेस्टिंग हम सिर्फ जून क्वार्टर के बेसिस पे ही कर सकते हैं, 32% के बेस पे। सिंपली हम देख सकते हैं कि 22 से अभी तो 24 से 26 जैसे हम कर रहे हैं, तो 23 से 25 का हम देख सकते हैं कि 23 से 25 इस स्टॉक में 15% CAGR से सेल्स ग्रो हुई थी क्या, और उसके बाद अगर 2 साल तक वो स्टॉक सेम प्राइस पर ही रहा और उसके बाद चला तो उसको ऑल टाइम हाई और 30% गेन या फिर 100% गेन देने में कितना टाइम लगा। तो ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले भी स्टॉक स्क्रीनर पे भी कोई 2 साल का फिल्टर नहीं है। इस स्ट्रेटेजी से स्टॉक्स फिल्टर आउट करना भी थोड़ा मेहनत का प्रोसेस है, और बैक टेस्टिंग थोड़ा और भी टाइम टेकिंग टास्क हो सकता है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को बेसिकली अभी इस साल बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी इस क्वार्टर में सारी डेटा एंट्री करो सारे स्टॉक्स की, फिर सितंबर का करो, दिसंबर मार्च का ऐसे ही करो, और फिर उसको नेक्स्ट ईयर देखो, तो ही आप बैक टेस्ट कर पाओगे मेरे हिसाब से। और जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटेजी को करते जाओगे, क्योंकि ये सुनने में जितनी आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और फिर जब उसके बेस पे स्टॉक्स फिल्टर आउट होंगे उसमें एंट्री लेना, कॉन्फिडेंस भी चाहिए उन सब के लिए। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस स्ट्रेटेजी को लेके, और ये स्ट्रेटेजी आपकी और ज्यादा रिफाइन होगी। और ओवर द टाइम जो स्टॉक्स आपके जैसे 20 स्टॉक्स मैंने बताया एग्जांपल के लिए फिल्टर आउट होंगे, उसमें से आप टॉप 10 हमेशा बेस्ट ही चूज कर पाओगे, उसी को रिफाइन करना है इस स्ट्रेटेजी में। तो वो 10
स्टॉक्स ओवर द टाइम इसको आप इंप्लीमेंट करते जाओगे तो वो ऐसे होंगे जिनका सक्सेस रेशियो 95-99% से ज्यादा ऑटोमेटिक होता जाएगा। इसके अलावा इसमें मैंने एक और कंडीशन रखी हुई है कि जो स्टॉक सारे फिल्टर आउट होंगे उसमें सबसे पहले तो देखना है कि जो DI की होल्डिंग है वो पब्लिक होल्डिंग से ज्यादा होनी चाहिए। ये सब बाद के फिल्टर्स हैं। DI होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन पब्लिक होल्डिंग। अगर ऐसा नहीं है तो रिजेक्ट नहीं करना है उसको। उसके बाद देखना है कि FII और DI दोनों की मिला के पब्लिक से ज्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर उस स्टॉक को रिजेक्ट कर देना है उसमें से, क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट है ऐसा होने के बहुत कम चांस है कि कोई स्टॉक हम फिल्टर आउट नहीं कर पाए, सॉरी हमने फिल्टर आउट कर लिया और FII DI उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाए, यानी कि इंस्टीट्यूशन उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाए और एज ए इंडिविजुअल मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऐसे होने के बहुत कम चांसेस हैं। या तो कंपनी बहुत छोटी हो सकती है जिसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट करें, तो वैसी तो बहुत कम कंपनी मिलेगी अगर हम निफ्टी 500 में ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी 750 कंपनीज, जो टॉप निफ्टी की 750 कंपनी है जिनको निफ्टी टोटल मार्केट कैप से नाम से बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे शोल करूँ निफ्टी टोटल मार्केट कैप, टोटल इसमें 750 कंपनीज हैं, तो इसमें भी बहुत कम स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे अच्छे स्टॉक्स जिसको इंस्टीट्यूशन ने फाइंड आउट नहीं किया हुआ। ये सब तो इंस्टीट्यूशंस की स्टॉक यूनिवर्स में रहता ही है। और अगर आप ये सारे स्टॉक्स 750 इस शीट में ट्रैक करने लगे, इन सारों को ट्रैक करने के लिए भी आपको 30 दिन में भी अगर करो डेटा तो एक दिन में 25 स्टॉक की एंट्री करनी है क्वार्टरली। एक महीने में आपकी पूरी एक्टिविटी हो जाएगी और आपको मेरे हिसाब से किसी भी कारण से इस निफ्टी टोटल मार्केट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं जो अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। इसमें निफ्टी मैक्रो कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब आ गए। तो ये था इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस, जो कि स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा लेंदी लगे बट इट इवेंचुअली पेज ऑफ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट्स में डालें, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।